सो वेलकम बैक टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया। मैं आज आपको पार्ट 10 पढ़ाने वाला हूं सॉल्यूशंस चैप्टर का। पार्ट 10 में डील करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर में। अब देखो ये वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, ठीक है, बड़े प्यार से समझना। अभी तक जितने भी तुम लोगों ने न्यूमेरिकल्स लगाए, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे हो, चाहे वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे हो, उन सब में आपने जब न्यूमेरिकल्स देखे होंगे तो जो सॉल्यूट था, सॉल्यूट वो ग्लूकोज, सुक्रोज, केन शुगर, यूरिया इस तरीके का था। यानी कि ऐसे सॉल्यूट्स जो नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलिटिक नेचर के हैं। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक मतलब वो कभी भी वो सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में जा रहा है तो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, वो डिसोसिएट नहीं हो रहा, वो एसोसिएट नहीं हो रहा। ऐसे सॉल्यूट्स के लिए हम लोगों ने अभी तक न्यूमेरिकल्स देखे। लेकिन बच्चों अब क्या होगा जब आपके पास सॉल्यूट K2SO4 होगा, NaCl होगा, KCl होगा। ये सॉल्यूट्स इलेक्ट्रोलिटिक टाइप के हैं, यानी कि दे टेंड्स टू डिसोसिएट इनटू आयंस। अब आप जैसे सोचो KCl को आपने पानी में डाला और डेल्टा TF या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर क्वेश्चन है, तो यार KCl क्या K प्लस प्लस Cl माइनस में नहीं टूटेगा? सोच के देखो, सोच लिया। यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहे कोई भी हो, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, उन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की खास बात क्या है, कॉमन बात क्या है कि वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बदल गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स के साथ यही लोचा होता है। चूंकि वो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जाकर डिसोसिएशन या एसोसिएशन दिखाने लगते हैं, इसलिए उनके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने KCl एज अ सॉल्यूट वाटर में डाला, आपने KCl डाला लेकिन अंदर जाके वो K प्लस और Cl माइनस में टूट गया। आयंस हैज बीन कन्वर्टेड, मतलब KCl हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 2 आयंस। तो वो 2 से उस चीज को आपको मल्टीप्लाई करने का ना। अगर मान लो आप डेल्टा TF निकाल रहे हो तो KF इंटू M होता है फॉर्मूला, तो KF इंटू M तो किया ही किया, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो करेंगे, क्योंकि KCl ने अपना बर्ताव क्या दिखाया, डिसोसिएशन वाला। इट हैज कन्वर्टेड इनटू 2 आयंस। तो यार इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स के लिए हमारे पास एक नई चीज सामने आ रही है, दैट दे आर डिसोसिएटिंग और दे आल्सो कैन एसोसिएट इन द सॉल्वेंट्स। तो एसो के लिए वेंट ऑफ, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक चीज निकाली वेंट ऑफ फैक्टर, विच टेल अस द एक्सटेंट to which a particular, so now it tells the extent to which the particular solute can either be showing the dissociation or the association in the solution. इस वीडियो पर बेस्ड, इस टॉपिक पर बेस्ड बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड्स, जेई, नीट सब में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे सॉल्यूशंस में अगर कोई टॉपिक है तो वो ये है, वेंट ऑफ फैक्टर आई। क्योंकि ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को तो साथ में लेकर चलता है, साथ में अपना कॉन्सेप्ट भी यूज करवाता है। तो बच्चों, मैं बात कर रहा था कि KCl को आपने पानी में डाला, आपने उसका डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M निकाल लिया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि वो 2 आयंस में टूट रहा था। तो यानी कि आपकी जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई और जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई, उन दोनों में डिफरेंस आ गया। उन दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस। क्यों? क्योंकि आपने उसको मल्टीप्लाई नहीं किया 2 से। 2 से करते तो बात ठीक थी, आपने 2 से नहीं किया तो बात कुछ और है। तो ये जो डिफरेंस आया, ये जो एक्सटेंट आया, वो किसकी वजह से आया? एक फैक्टर जिसको वेंट ऑफ फैक्टर या आई से डिनोट करते हैं। तो आइए हम लोग यहां पे 2 डेफिनेशंस कवर करते हैं, एक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और एक वेंट ऑफ फैक्टर। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या कहता है?
व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस determined by studying any of the colligative properties comes out to be different than the theoretically expected value, the substance is said to show the abnormal molecular mass. देखो, तुम्हारी कोई भी colligative property Cp किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, यानी कि मोलर मास के mm मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज का जरा ध्यान देना, अभी ये काम आने वाली है। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस आर ऑब्जर्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। किन किन केसेस के लिए आपको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दिखाई देता है? एबनॉर्मल मतलब आपकी सोच से परे, आपने सोचा कुछ और था, आया कुछ और है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में फर्क आ गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्क आ गया, तो मॉलिक्यूलर मास में भी फर्क आएगा। तो यहां पे ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें हमको वेन हॉफ फैक्टर का ध्यान रखना है? वो ये दो हैं जिसमें सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, यानी कि सॉल्यूट इज या सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। और दूसरा जिसमें सॉल्यूट डिसोसिएशन और एसोसिएशन कर रहा है, व्हेन द सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। टू कैलकुलेट द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, वेन हॉफ इंट्रोड्यूस द फैक्टर I कॉल्ड वेन हॉफ फैक्टर। कभी कभार वेन हॉफ फैक्टर पे डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो वो मैंने लिखी है दोनों टर्म्स पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स पे भी और मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में भी। I का मतलब इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के अपोजिट होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल वाली चीज ऊपर चली जाएगी, एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल। अब इन्हीं चीजों को बड़ी आसान भाषा में समझो, नोट कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब इन्हीं बात को बड़े ही आसान लेवल पे समझो, देखो बड़े प्यार से समझना। ये जितनी बात थी मैं सबका तोड़ करने वाला हूं, निचोड़ निकालने वाला हूं बड़ी ही आसान सी भाषा में। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि K2SO4 की मोलैरिटी दी है 2m, R दिया है 0.0821, T दिया है 300 एटमॉस्फेयर। Assume that K2SO4 will show complete dissociation in the solution। ऐसा करके आपके पास कोई क्वेश्चन आया है और आपसे कहेगा हमारे इस क्वेश्चन से ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो। तो अभी आपने पढ़ा है पाई इक्वल टू CRT 2 इंटू 0.0821 इंटू T। ये गलत है, दिस इज वॉट यू हैव कैलकुलेटेड, जो कि गलत है, इट्स अ नॉर्मल वैल्यू। अभी आपको ये नहीं पता या आपने ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चन में लिखा है कि K2SO4 कंप्लीटेड डिसोसिएशन दिखा रहा है, यानी कि ये जब टूटेगा तो देगा 2K प्लस SO4 2 माइनस। अरे मेरे भाई, तुम 1 मोल K2SO4 डाल रहे थे, जब वो सॉल्यूशन के अंदर गया उसने रिजल्ट्स में कितना दे दिया? 3 आयन दे दिया। तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में
या मोलर कंसंट्रेशन लिखते हुए, या ये कह लो पाई इक्वल टू CRT जो आपने लिखा है, जब वो आप कैलकुलेट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 भी तो करोगे यार, क्योंकि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बदल गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो उस फैक्टर से बदलेगा, उतने एक्सटेंट से बदलेगा. दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द एक्सटेंट टू विच the particular colligative property is showing the dissociation or association is known as the Van't Hoff factor. तो बेटा ये जो 3 हैं, ये I है, ये Van't Hoff factor है इस केस के लिए, इस केस के लिए, ठीक है. तो यहां से हमें एक बात समझ में आ रही है, क्या? समझो, इस क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं कि आप जो चीज डालोगे सॉल्यूट, वो यार 2 तरीके का हो सकता है. पहली बात तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट होगा, है ना, जो कि टूट सकता है. और वो फर्दर 2 तरीके के होते हैं, एक वीक हो सकता है, एक स्ट्रांग हो सकता है. स्ट्रांग मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा, ठीक है, या 100% डिसोसिएशन दिखाएगा. तो बच्चों, जब भी कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाएगा तो उसका वेंट हॉफ फैक्टर हमेशा n के बराबर होगा, जहां पर n है नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड. तो जैसे NaCl है, NaCl किस में टूटता है? Na++Cl-, इसका N2 है, इसका I भी 2 होगा. वेंट हॉफ फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस. जैसे K2SO4 वाला केस देखा था, तो इसके लिए जो I है वही N है, जो कि क्या है? 3. लेकिन अगर हम वीक की बात कर लें तो वीक में होता है थोड़ा लोचा. वीक में क्या है? थोड़ा लोचा होता है. क्या लोचा होता है? इसमें याद रखना I कभी भी N के बराबर नहीं होगा. यानी कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें एसिटिक एसिड का, तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि 100% डिसोसिएट नहीं होगी. लेकिन अगर डिसोसिएट होगी भी, चाहे कितने भी प्रतिशत हो, मान लो 65% डिसोसिएट हो रही है, आयंस कितने देगी? आयंस तो 2 ही देगी, तो n इक्वल टू 2 ही होगा. लेकिन बेटा इसका I n के बराबर नहीं हो सकता वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होते हैं. तो यार इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए बेटा फर्दर 2 केस आते हैं. एक, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो हम I कैसे निकालेंगे, और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो हम I कैसे निकालेंगे. उसके लिए आपको चाहिए होगा अल्फा. क्या चाहिए होगा? अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1. और एसोसिएशन के लिए अल्फा इज इक्वल टू 1 - I अपॉन 1 - 1/n. अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. यहां पे ये अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन. मान लो ये 65% डिसोसिएटेड कह रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? 0.65. I पता नहीं, n तो 2 था, तो 2 - 1, तो देखो I की वैल्यू आ गई. उसी तरह अगर कोई चीज एसोसिएट हो रही है तो क्वेश्चन में लिखा होगा डाइमर बना रहा है, या ट्राइमर बना रहा है, या टेट्रामर बना रहा है. तो अगर डाइमर बना रहा है तो उसका N2 है, ट्राइमर बना रहा है तो उसका N3 है, और उस तरह से रख देंगे तो I की वैल्यू भी आ जाएगी. बोलिए, बात समझ में आई? पक्का? ठीक है. यहां से जब I की वैल्यूज आप निकालोगे, उससे जब आप यूज करोगे तो कहां यूज करोगे? वो जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पड़ी थी, कौन कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या फॉर्मूला था? CRT. लेकिन अब हो जाएगा पाई इक्वल टू ICRT, ये नया फॉर्मूला. और ये कब यूज करेंगे? जब हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट नेचर का होगा, जब वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन दिखा रहा होगा.
उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इस तरह से निकालेंगे, वीक होगा तो इस तरह से निकालेंगे, और फिर जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइनली निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ICRT। उसी तरह सब केस में डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू I इंटू X2, यानी कि सबसे I से मल्टीप्लाई हो गया। और I से मल्टीप्लाई करना बेटा क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि बात आ रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इफेक्ट हो रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहीं बदलते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो भी बदलेगी। जिस हद तक बदलेगी उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। द एक्सटेंट टू विच इट हैज चेंज्ड इज नथिंग बट द वेंट ऑफ फैक्टर। तो अगर बुकिश लैंग्वेज में ना जाएं, आसान भाषा में वेंट ऑफ फैक्टर को समझें वीक और स्ट्रांग के लिए, तो ये है। और जो नए फॉर्मूलेज अब हम लोग करेंगे इस्तेमाल वो ये होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, बच्चा कंफ्यूज होता है कब पाई इक्वल टू ICRT लगाना है और कब पाई इक्वल टू CRT लगाना है। ग्लूकोज, सुक्रोज, केन शुगर, यूरिया, इस तरीके के अगर नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स तुम्हारे जीवन में आएंगे तो उनके लिए I इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि वो डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं दिखाते। लेकिन अगर KCl, CH3COH, NaCl, K2SO4, Al2SO4 होल क्यूब इस तरीके के आएंगे तो बेटा I कंसीडर करना पड़ेगा, I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप यू हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट। अब आराम से इस चीज को देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूमेरिकल्स के थ्रू, मान लो अगर इसमें से कोई दिक्कत आ रही है किसी पार्ट में, न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैं आपको इसे पूरा कवर अप करवाता हूं। आइए न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो ये रहा आपका पहला न्यूमेरिकल। इट्स एन NCERT क्वेश्चन। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि आपको पाई निकालना है ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 mg ऑफ K2SO4, यानी कि आपको जो मास ऑफ सॉल्यूट दिया है वो 0.025 ग्राम, किसका? K2SO4 का। साथ में उसका मॉलिक्यूलर मास भी दिया है 174 ग्राम पर मोल इन 2 लीटर ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम 2 लीटर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में ले लेंगे तो 298 केल्विन हो गया। एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, देख लो बच्चों फिर से, एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो अगर एक ऐसा सॉल्यूट आ रहा है जो डिसोसिएशन दिखा रहा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा इस केस में? I। और चूंकि कंप्लीटली डिसोसिएटेड है तो I किसके बराबर होगा? N के बराबर। K2SO4 किस में टूटेगा? 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यानी कि कितना हुआ? 3। तो N की वैल्यू और I की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT। सारी वैल्यूज गिवन है, I की जगह 3 रख दो। C का मतलब होगा मोलैरिटी, और मोलैरिटी का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट 0.025 अपॉन मोलर मास 174 मल्टीप्लाई बाय इट्स वॉल्यूम इन लीटर्स, यानी कि 2 लीटर दिया हुआ है। R की वैल्यू होगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोर पर केल्विन। भाई R की ये होगी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। और T आपका होगा कितना? 298। तो जब इतना आप कैलकुलेशन करोगे आपको 5.27 इंटू 10 टू द पावर -3 ATM मिलेगा। कूल। सेकंड क्वेश्चन, KI एंड सुक्रोज। तो KI कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट है। सुक्रोज नॉन
इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट है। तो KI एंड सुक्रोज सोल्यूशन विद 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, दोनों की मोलरिटी बराबर दी है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.465, ये KI की दी है, एंड 0.245 ये सुक्रोज की दी है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ KI और उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि KI का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो बच्चों समझ रहे हो इसका मतलब, कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं है, यानी कि KI का जो I होगा और जो N होगा वो बराबर नहीं होगा। और सुक्रोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका तो I हमेशा 1 होता है, या ये कह लो लेते ही नहीं है। तो यहां पे बच्चों दो केस बनेंगे। पहला केस है बेटा KI का, उसका फॉर्मूला लगेगा पाई इज इक्वल टू ICRT। ठीक, इसका जो आपको पाई दिया है वो 0.465 इज इक्वल टू I पता नहीं है, C 0.1 है, बाकी R और T एज इट इज लिखे रहने दो। ये इक्वेशन 1 हो गई। उसी तरीके से फॉर सुक्रोज पाई इज इक्वल टू CRT। याद रखिएगा, मैं फिर से बता दूं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए I की आवश्यकता नहीं है। I तभी आता है, वेंट ऑफ फैक्टर तभी आता है जब कोई इलेक्ट्रोलिटिक वाली चीज हो, जब कोई सॉल्यूट टूट सके या एसोसिएट हो सके। सुक्रोज ना टूटेगा ना एसोसिएट होगा, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसका I, ऐसे केसेस का I हमेशा 1 होता है, इसलिए इंटू I नहीं लिखते। अच्छा, अब इसका जो पाई दिया है वो 0.245 दिया है, C की वैल्यू 0.1 है, इंटू R इंटू T। तो ये रही इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करो, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, क्योंकि R और T तो सेम है। तो 0.465 अपॉन 0.245 इज इक्वल टू I इंटू 0.1 इंटू R इंटू T अपॉन 0.1 इंटू R इंटू T। तो अगर देखें तो 0.1 0.1 R R T T ये सब कट गया। तो I की वैल्यू, इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो आ जाएगी। फटाफट कैलकुलेटर निकालो और कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो यहां पे जो I की वैल्यू आएगी वो होगी 0.465 डिवाइडेड बाय 0.245, 1.897। 1.897। अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला था I अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। I है 1.897 माइनस 1 अपॉन n। n अगर KI है तो KI किस में टूटेगा, K प्लस प्लस I माइनस में। तो n कितना हुआ, 2 तो हुआ, तो 2 माइनस 1 यानी कि नीचे 1 बचा। तो अल्फा क्या है 0.897, या ये कह लें 89.7%। अगर परसेंटेज के टर्म्स में देता तो 89.7%, अगर सिंपल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो 0.897 आंसर है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ CH3COH इज इक्वल टू 0.6 ml। इसी की डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है, हमें इसी की डेंसिटी दी हुई है 1.06 ग्राम पर ml इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है जो कि वाटर है, एंड दैट इज 1 लीटर। द टेम्परेचर इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज, यानी कि डेल्टा TF आपको दिया है 0.0205 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट।
आपको I निकालना है और Ka निकालना है, Kf आपको दिया है। तो देखो बड़ी आसान सी बात है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। ये फॉर्मूला है जिसमें डेल्टा TF आपको पता है, I नहीं पता, निकालना है। KF आपको पता है, मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, तो यहां से निकल जाएगा क्योंकि एसिटिक एसिड को ही आप पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। तो मास ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू वॉल्यूम 0.6 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, तो यहां पे मास ऑफ एसिटिक एसिड, कैलकुलेटर खोलो, फटाक से कैलकुलेट करो। 1.06 मल्टीप्लाई बाय 0.636 ग्राम्स। एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो निकाल लो। कितना? 12 प्लस 3 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 32 59 प्लस 1 60। तो 0.0205 इज इक्वल टू I इंटू KF 1.86। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये डिग्री सेल्सियस में, ये केल्विन में है, तो आप डेल्टा TF को पहले केल्विन में बदलो। तो याद रखना, जब भी चेंज इन टेम्परेचर होता है, वो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो, उसकी वैल्यू सेम होती है। तो डेल्टा T, डेल्टा टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, जो डिग्री सेल्सियस में होगा वही केल्विन में होगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो 1.6 इंटू मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्यूट इज 0.63 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि 60 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 1 लीटर दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अगर वॉल्यूम 1 है 1 लीटर, तो मास क्या होगा? 1 kg, तो इंटू 1। तो यहां से I कितना आया? 0.0205 इंटू 60 अपॉन में 1.86 इंटू 0.636। देयरफॉर I इज इक्वल टू, तो कैलकुलेटर से अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो आ रहा है 0.0205 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 1.86 डिवाइडेड बाय 0.636, 1.039 या I इज इक्वल टू 1.04। ठीक है ना? 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक भैया लेके चलना, सिर्फ 1 ना ले लेना I को। हमने पहले भी बताई है ये चीज, है ना? नहीं बताई? चलो अब समझ लो। कभी भी I की वैल्यू 1.039 ऐसे आए तो उसको आप कभी भी राउंड ऑफ मत करिएगा, बल्कि 2 से 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर जाइएगा। कई बच्चे यहाँ पर I की वैल्यू 1 ले लेते हैं, उसका खामियाजा कैसे भरना पड़ेगा उनको। जैसे लास्ट में पूछ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो। क्या निकालो? डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka बेटा बचपन में पढ़ा होगा, सॉरी 11th में पढ़ा होगा। K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये ऑसवाल्ट डाइल्यूशन मेथड में होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहां पे C मोलैरिटी होती है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकलेगा बेटा? जो केस है वो डिसोसिएशन वाला है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। I निकाला है, हाँ अगर आप देखो I यहां 1 रख देते राउंड ऑफ वाला, तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 आ जाता, तो वो मुमकिन नहीं। तो हम पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1.04 माइनस 1 अपॉन N। अच्छा CH3COH किस में टूटेगा? 2 आयंस में टूटेगा। CH3COH गिव्स CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो N की वैल्यू 2 माइनस 1, तो अल्फा कितना आ गया? 0.04।
इस अल्फा की वैल्यू का इस्तेमाल हम लोग यहां पे करेंगे, जहां पे C क्या है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को कैसे निकालेंगे, यहां पे हम लोगों ने निकाला था, ये मोलैरिटी निकाला था ना, तो बस वही सेम वैल्यू है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ H2O 1 लीटर इनटू अल्फा का होल स्क्वायर यानी कि 0.04 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो जिसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.76 इंटू 10⁻⁻5 आएगा। एक बार शुरू से समझ लें, वॉल्यूम और डेंसिटी दी थी, उससे मास निकाल लिया। हमें सबसे पहले I निकालना था, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M निकाला, जिसमें से I की वैल्यू आराम से आ गई। उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, उसको 1.039 ले लेंगे या 1.04। उससे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया, जिसमें N की वैल्यू 2 थी, क्योंकि ये 2 आयंस में टूटता है। जब अल्फा की वैल्यू आ गई तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा था इसने हमसे, जिसको Ka से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका फॉर्मूला C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। वैल्यू पुट करी, फाइनल आंसर आया। और इस तरीके का ही क्वेश्चन बोर्ड्स के रिस्पेक्ट पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है और 3 मार्क्स का आता है। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी दी हुई है 1। अच्छा, कभी भी अगर 1m लिखा हो तो उसका क्या मतलब है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसी एक्वस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, तो यहां पर लिख लेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.04 ग्राम पर मिलीलीटर। Kb दिया है, मोलर मास दिया है। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो वो कहां से आएगा, डेल्टा TB से, जो कि I इंटू KB इंटू M होगा। जब आपका डेल्टा TB आ जाएगा तो आप फॉर्मूला लगाओगे TB माइनस T0, जिसमें T0 वाटर का, क्योंकि वाटर यहां पे सॉल्वेंट है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लेंगे, जो कि कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। आपको डेल्टा TB अगर पता चल जाएगा यहां से, तो आप TB निकाल लोगे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। अब KB आपको 0.52 दिया है। I चूंकि कह रहा है एज्यूम KCl इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो जब KCl टूटेगा तो कितने आयंस देगा, 2 आयंस देगा। इसका अगर N2 है तो इसका I भी 2 होगा, क्योंकि स्ट्रांगली डिसोसिएटेड है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। तो बच्चों इसका I 2 है, KB 0.52 है। मोलैलिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1, क्योंकि ये दिया है 1 मोलैरिटी का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या मास ऑफ सॉल्वेंट कहीं पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट पहले निकालो। कैसे निकालेंगे, क्या तरकीब होगी? देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट यहां पे निकलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। और कोई रास्ता नहीं है मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने का। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा भाई? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to its density into volume. Density is 1.04 gram per ml into volume is 1000 ml, ml कट गया, ये 1040 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्यूशन आया और इसको यहाँ पे एज इट इज रख देंगे 1040 ग्राम।
माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। 1 मास ऑफ सॉल्यूट पता नहीं, अपॉन मोलर मास कितना है 74.5, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 74.5 ग्राम्स। इसको यहां पे पुट कर दिया, तो 1040 में से जब आप 74.5 को घटाएंगे तो देखो क्या वैल्यू निकलती है। जस्ट टेक योर कैलकुलेटर्स, फटाफट फटाफट। $965.5 ये मास ऑफ सॉल्वेंट आया। इस मास ऑफ सॉल्वेंट को कहां रखेंगे, यहां पे 96.5, पर चूंकि केजी में चाहिए तो ऊपर 1000। यहां से डेल्टा टीवी की वैल्यू आएगी जो कि आएगी 2 × 0.52 into 1000 divided by 965.5, 1.077। एक बार रीचेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.52 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 965.5, ठीक है। तो डेल्टा टीबी 1.077 आया। टीबी हमें पता नहीं, टी नॉट होता है 373.15 केल्विन, तो टीबी कितना आया 373.15 प्लस 1.077, ठीक। तो ये आपका आ रहा है 374.22 केल्विन। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। ओहो, तो ये है मास ऑफ सॉल्यूट, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। लिख लो भाई गिवन दैट में। मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 25 grams, shows a depression in freezing point delta TF 1.62 K, KF 4.9। What is the percentage association? अल्फा निकालने को कह रहा है, और जब अल्फा निकाल लेना उसमें मल्टीप्लाई कर देना 100, क्योंकि परसेंटेज एसोसिएशन पूछ रहा है। इफ इट फॉर्म्स डाइमर, अभी बताया था ना डाइमर मतलब n = 2 है। अब सुनो बेटा, जब बेंजोइक एसिड डाइमर कैसे बनाता होगा, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जैसे बेंजोइक एसिड है, ये अपने के साथ डाइमर इस तरह से बनाती है। डाइमर का मतलब तो समझ में आना चाहिए ना आपको। ये इसका H इसका हो, इसका H इसका हो, ये होता है डाइमर का मतलब। तो बस सीधा सीधा फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू 1 - i अपॉन 1 - 1/n, जहां पे n क्या है, जहां पे n 2 है। लेकिन i पता है क्या, i नहीं पता, तो पहले i निकालो। डेल्टा TF इज इक्वल टू i इंटू KF इंटू m। 1.62 4.9 मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम दिया है, अपॉन में इसका मोलर मास। बेंजोइक एसिड का फटाफट मोलर मास निकालो, क्या होता है C6H5COOH। तो जब आप इसका मोलर मास निकालोगे, मैं आपको देखकर बता रहा हूं, इसका मोलर मास जो आएगा पे 2/122 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम, ऊपर चला जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई। तो जब I की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, मेरा कैलकुलेटर, हाँ तो फटाफट निकालो। तो 1.62 मल्टीप्लाई बाय 122 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 4.9 डिवाइडेड बाय 2000, तो 0.5041।
ये आई की वैल्यू आई, अल्फा निकल आएगा 1 माइनस 0.504 अपॉन 0.5। ठीक है, तो जब 1 माइनस 0.504 करेंगे तो 0.496। अब देखो, अगर तुम लोग यहाँ राउंड ऑफ करके 0.5 लिख देते ऊपर तो 0.5 अपॉन 0.5 अल्फा 1 आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी आई की वैल्यू 2-3 प्लेसेस तक लेना अनिवार्य है। तो 0.496 अपॉन 0.5, चूंकि परसेंटेज एसोसिएशन पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 99.2% इज द आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहां पे आपको डेल्टा TF निकालना है। व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CH3 CH2 CH Cl COH, ये एक वीक एसिड है क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है। तो जब ये टूटेगी तो क्या आयंस देगी? CH3 CH2 CH Cl COO माइनस प्लस H प्लस, यानी कि N की वैल्यू 2 है। मास ऑफ सॉल्यूट W2 10 ग्राम दिया है, 250 ग्राम ऑफ वाटर में एडेड है, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है। K और KF की वैल्यू है, सब कुछ गिवन है। सिर्फ सीधा फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। दिक्कत ये आपको I नहीं पता, तो I कैसे निकलेगा? देखो भाई, कहीं पे कहीं चीज डिसोसिएशन या एसोसिएशन वर्ड लिखा है? नहीं लिखा, लेकिन हमें यहाँ पे K की वैल्यू दी है, और K का मतलब ही होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। तो यहां से हम अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K अपॉन C। K की वैल्यू दी हुई है 1.4 इंटू 10⁻³ अपॉन C। C का मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकलेगी? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो भैया ये जो दिया है इसका मोलर मास कितना है? 122.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर की तरफ 1000। तो यहां से अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट ले लो या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लो, बात एक ही है। क्यों है समझ लो। पानी ले रहे हो, पानी सॉल्वेंट है, यहाँ पे पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो अगर उसका मास 250 ग्राम दिया है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? 250 ml, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है ना। तो जो उसका मास होता है वही उसकी वॉल्यूम होती है, या जो उसकी वॉल्यूम होती है वही उसका मास होता है। अब अगर वॉल्यूम आपकी 250 ml है, उसमें 10 ग्राम डाला जा रहा है, यानी कि जो सॉल्यूट है वो बहुत डाइल्यूट है। तो यानी कि यहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन बी कंसीडर्ड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देयरबाय you can calculate the molarity, and how it can be calculated? Just 10 multiply by 1000 divided it by 122.5 divided it by 250, 0.3265। यहां पे वैल्यू रख देंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.065। अब अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1 होता है जब डिसोसिएशन की बात होती है। 0.065 इज इक्वल टू I-1 अपॉन N यहाँ पे 2 है, यानी कि 1 ही बचा। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1.065। अब डेल्टा TF निकालने के लिए I की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, 1.065 इंटू KF 1.86 दिया है। मोलैरिटी आपने निकाल ली थी 0.3265। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट दी फाइनल रिजल्ट, एंड इट केम्स आउट टू बी 1.065 मल्टीप्लाई बाय 1.86 मल्टीप्लाई बाय 0.3265। तो
6. This is the delta TF. तो बच्चों हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं. कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, या ये भी पूछ सकता है हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या हाईएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो कभी भी कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है किसकी हाईएस्ट है या किसकी लोएस्ट है, और आपको मोलर कंसेंट्रेशंस अगर दिए हैं तो आपको बस आई निकालना है, उस आई को इन चीजों से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे. और अगर ये चीजें एसोसिएशन या डिसोसिएशन दिखा रही हैं, यानी कि उसका हमें आई निकालना है, आई निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है, फिर जिसका मोलर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा उसकी रिस्पेक्टिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा होगी. अब NaCl किस में टूटता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो इसका आई कितना हुआ 2. ठीक है, आई अगर 2 है तो 2 इंटू 0.1, तो ये फाइनल 0.2 मोलैरिटी होगी. सिमिलरली ये टूटेगा Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, इसका आई कितना हुआ 3, तो फाइनल मोलैरिटी इसकी 0.3 मोलैरिटी होगी. ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए आई हमेशा 1 होता है, नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना ये, तो 0.1 का 0.1 ही रहेगा. तो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है या जिसकी मोलैरिटी ज्यादा है, और वो है 0.3 मोलैरिटी BaCl2, यानी कि सबसे ज्यादा C की है, फिर A की है और फिर B की है. तो बच्चों यहां पे चैप्टर सॉल्यूशंस खत्म होता है. अब सॉल्यूशंस पे एक पार्ट आएगा विच कंटेन्स द JEE एंड द नीट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एज वेल एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. सो स्टे ट्यून टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया.